हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस सिविल लेक्चर्स। मैंने आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए। आज का हमारा 7th लेक्चर है जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर एग्रीगेट स्टार्ट करने वाले हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मैं फर्स्ट चैप्टर समिट के ऊपर 6 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने भी मेरे लास्ट के 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले वो देखो, तो आप लोग कंटिन्यूटी के अंदर रहोगे। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप कॉर्नर के ऊपर एक आई का सिंबल आ रहा होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे लास्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। सेकेंड चैप्टर एग्रीगेट। एमएसबीटी के हिसाब से ये चैप्टर को 10 मार्क्स का वेटेज है मिनिमम। मैक्सिमम ये 12 मार्क्स को पूछा जाता है एग्जाम में। कंटेंट्स देख लेंगे सबसे पहले कि हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट वन एग्रीगेट, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एग्रीगेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। हम लोग एग्रीगेट देखेंगे, एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिकली दो पार्ट्स में, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन किए गया है। सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन में फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट आता है। तो सेकेंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट के अंदर हम लोग फाइन एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। टेस्ट ऑन फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के ऊपर हम लोग कौन से टेस्ट लेते हैं। क्वालिटी ऑफ सैंड, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस एफएम ये एग्जाम में पूछता है 4 मार्क्स के लिए। ये एक सम है, ये एक प्रॉब्लम है जो एकदम सिंपल है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। फाइन एग्रीगेट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट या डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, दोनों में से एक एग्जाम में 4 मार्क्स को कंपलसरी पूछता है। आप लोग कोई भी पेपर देख सकते लास्ट एमएसबीटी एग्जाम के। उसके बाद आता है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में भी हम लोग उसके प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, टेस्ट ऑन कोर्स एग्रीगेट और आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। इम्प्योरिटीज इन मिक्सिंग वाटर एंड परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स एज पर IS 456। यूज ऑफ सी वाटर फॉर मिक्सिंग कंक्रीट, क्या हम लोग सी वाटर यूज कर सकते हैं कंक्रीट के लिए, और वाटर के अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज होती है और कौन सी परमिसिबल लिमिट है एज पर IS 456, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट, एग्रीगेट होता क्या है। एग्रीगेट इट इज अ मटेरियल यूज्ड इन मोटर और कंक्रीट। मोटर और कंक्रीट के अंदर एक मटेरियल यूज होने होता है जिसे हम लोग एग्रीगेट के नाम से जानते हैं। बेसिकली एग्रीगेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। द एग्रीगेट हैविंग साइज लेस देन 4.75 mm इज कॉल्ड एज फाइन एग्रीगेट। जब आपके पार्टिकल का साइज 4.75 से कम होना चाहिए, किससे, 4.75 mm से कम होगा पार्टिकल का साइज, उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट कहेंगे। Coarse aggregate, the aggregate having size more than 4.75 mm is called as coarse aggregate। सॉरी, यहाँ पे coarse आना चाहिए, यहाँ पे coarse आना चाहिए। The aggregate having size more than 4.75 is called as coarse aggregate। देखिए फाइन एग्रीगेट कुछ इस तरह से होता है जिसे हम लोग सैंड के नाम से जानते हैं। जिसे आप रेती भी कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट कुछ इस तरह से होता है जिसे आप लोग खड़े के नाम से जानते हैं। ठीक है, सैंड, रेती और खड़े, कोर्स एग्रीगेट। समझ में आया। देखिए इसका साइज देखिए,
इसका साइज आपको इसके पार्टिकल का साइज 4.75 से कम ही मिलेगा, और जब आप एग्रीगेट देखते हो तो इसका साइज 4.75 से ज़्यादा ही मिलता है। नेक्स्ट वन है रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एग्रीगेट। क्या क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी क्लीन, क्लीन होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कंक्रीट बनाना है या मोटर बनाना है, तो एग्रीगेट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्ट्रेंथ मिलेगी। इट मस्ट बी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होना चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्ट विथ सीमेंट आफ्टर मिक्सिंग, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस नहीं होने चाहिए सीमेंट के साथ, क्योंकि सीमेंट और वाटर का रिएक्शन होने के बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो एग्रीगेट का और सीमेंट का कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। इट शुड हैव रफ सरफेस, रफ सरफेस होना चाहिए। अगर स्मूथ सरफेस रहेगा तो बाइंडिंग प्रॉपर वे में नहीं होगी। इट शुड बी केमिकली इनर्ट, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी केमिकल उसके अंदर मिले हुआ नहीं होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एग्रीगेट। जहाँ कहीं भी आपको अगर कभी मार्केट से एग्रीगेट लेना है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आप लोग सबसे पहले देख लो वो क्लीन है क्या, वो स्ट्रॉन्ग है क्या, ड्यूरेबल है क्या एग्रीगेट। इट शुड नॉट रिएक्ट विथ सीमेंट आफ्टर मिक्सिंग, और रफ सरफेस है क्या एग्रीगेट का, केमिकली इनर्ट है क्या, और वाटर 5% से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड नेचर फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड नेचर फॉर्मेशन बेसिकली दो होते हैं, एक है नेचुरली, दूसरा रहता है आर्टिफिशियली। नेचुरली मतलब हम लोग को रिवर से जो मिलता है। रिवर 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 के अंदर क्या होता है, जब रेनी सीजन के अंदर पानी फ्लो होता है, रन ऑफ होता है, तो रिवर के अंदर जाता है, और सेडिमेंटेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब फ्लो से जो पार्टिकल्स फ्लो होते होते रिवर के अंदर जाते हैं, रिवर के बेड में बैठ जाते हैं, तो वो पार्टिकल्स हम लोग को एग्रीगेट के फॉर्म में मिलते हैं। फाइन एग्रीगेट, नॉर्मली फाइन एग्रीगेट मिलती है हम लोग को रिवर के अंदर से, रिवर के बेड में से। और आर्टिफिशियल सैंड क्या होता है? आर्टिफिशियल सैंड मतलब जो हम लोग के स्टोन्स होते हैं उसको बाहर बारीक किया जाता है क्रशर के अंदर, और एग्रीगेट फॉर्म किया जाता है, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल एग्रीगेट कहते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको क्रशर में डाल के बारीक किया जाता है, तो वो होता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट। और जो नॉर्मली रिवर में मिलता है वो नेचुरल एग्रीगेट होता है। अकॉर्डिंग टू साइज दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। अभी मैंने आपको बताया कोर्स एग्रीगेट मतलब साइज 4.75 mm से ज़्यादा होना चाहिए, कितने से? 4.75 mm से। और फाइन एग्रीगेट का साइज 4.75 से कम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू शेप राउंडेड एग्रीगेट आते हैं, इरेगुलर एग्रीगेट आता है, एंगुलर एग्रीगेट आता है, फ्लैकी एग्रीगेट आता है। देखिए ये इमेज के अंदर आपको क्लियर होगा, राउंडेड एग्रीगेट कुछ इस तरह से होंगे, एंगुलर एग्रीगेट कुछ इस तरह से रहेंगे, फ्लैकी एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट। देखो राउंडेड आपको दिख रहा है शेप से राउंड है, एंगुलर एंगल शेप के अंदर रहेगा, ये एंगल शेप के अंदर रहेगा। यहाँ पे इरेगुलर, इरेगुलर मतलब कोई भी शेप का होता है, फ्लैकी एग्रीगेट कुछ इस तरह से होता है। सबसे बेस्ट हम लोग को कंस्ट्रक्शन के अंदर जो यूज़ होता है एग्रीगेट, तो वो रहता है इरेगुलर एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट। जनरली हम लोग राउंडेड भी यूज़ नहीं करेंगे और फ्लैकी भी यूज़ नहीं करेंगे। फ्लैकी आता है, इलोंगेटेड एग्रीगेट आता है, मैं आगे आपको टेस्ट जब बताऊंगा टेस्टिंग ऑन एग्रीगेट, तो उसके अंदर हम लोग इसके टेस्ट वगैरह देखेंगे। नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब क्या? सैंड, याद रखना। हम लोग सैंड के कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। फर्स्ट वन साइज, सेकेंड वन शेप, थर्ड वन सरफेस टेक्सचर,
fourth one bulk density, fifth one specific gravity, sixth one water absorption, seventh soundness, and last surface moisture and bulking. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साइज क्या होता है. द लार्जेस्ट साइज विच कम्स अंडर द रेंज ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 4.75 mm. 4.75 mm मैक्सिमम साइज होता है फाइन एग्रीगेट का. 4.75 के ऊपर जब साइज जाता है तो वो कोर्स एग्रीगेट में काउंट होता है. तो हम लोग फाइन के प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, सैंड के प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. तो लार्जेस्ट साइज कितना होना चाहिए? 4.75. यूजिंग द लार्जेस्ट साइज will give a more dense concrete, but a mixture of all size is more desirable and more economical. देखिए 4.75 मेरे पास मैक्सिमम साइज है फाइन एग्रीगेट का, करेक्ट, सैंड का. लेकिन मैं 4.75 यूज नहीं करूंगा, मैं ऑल साइज यूज करूंगा. ऑल साइज क्यों यूज करूंगा? क्योंकि अलग अलग साइज रहेगा तो क्या होगा, गैप और वाइड्स इजीली फील होंगे अगर अलग अलग साइज के हमारे पास फाइन एग्रीगेट अवेलेबल होंगे, और वो इकोनॉमिकल भी पड़ेगा. सेकेंड वन, शेप. सैंड ऑफ इरेगुलर नोडुलर शेप इज प्रेफरेबल टू कंप्लीटली राउंड एग्रीगेट सैंड. राउंड एग्रीगेट के बजाय हम लोग इरेगुलर नोडुलर शेप एग्रीगेट यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वाइट्स कम होते हैं. कंक्रीट और मोर्टर जो भी हम यूज करने वाले हैं वो डेंस बनेगा, एकदम स्ट्रांग बनेगा. सरफेस टेक्सचर जैसा बताया मैंने, रफ सरफेस होना चाहिए एज कम्पेयर टू स्मूथ. स्मूथ सरफेस रहेगा तो उसके ऊपर बाइंडिंग प्रॉपर वे में नहीं होगी. नेक्स्ट वन है बल्क डेंसिटी. इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड. टोटल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड. डेंसिटी ऑफ सैंड फॉल्स बिटवीन 17 टू 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ सैंड कितनी होनी चाहिए? 17 टू 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है. शेप और सरफेस टेक्सचर ये आप लोगों को नॉर्मली फाइन एग्रीगेट के अंदर नहीं मिलेगा. फाइन एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज के अंदर ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं रहेगा, लेकिन कोर्स एग्रीगेट में हम लोग शेप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सरफेस टेक्सचर भी कोर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे. कोर्स एग्रीगेट मतलब खड़े के अंदर. नेक्स्ट बने स्पेसिफिक ग्रेविटी. Specific gravity of aggregate, it is a ratio of its density to the density of water. Specific gravity ranges from 2.6 to 2.8. 2.6 to 2.8 तक इसकी रेंज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. अब इसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालना है. फाइन एग्रीगेट है ये, ठीक है, हमारा टॉपिक फाइन एग्रीगेट चल रहा है. कोर्स एग्रीगेट के लिए अलग मेथड आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की. फर्स्ट वन, टेक पिग्नोमीटर एंड वेट इट से W1. पिग्नोमीटर कैसा होता है? ये एक ऐसी बॉटल होती है, ग्लास बॉटल, जिसको हम लोग पिग्नोमीटर कहते हैं, जिसके ऊपर कैप रहेगा, ठीक है, और ये सब ऐसा रहता है. टेक अबाउट 300 ग्राम ऑफ ओवन ड्राइड सैंड एंड कूल इट एंड इट इज टेकन प्लेस्ड इन पिग्नोमीटर एंड अगेन वेट इट से W2. क्या करना है? सबसे पहले आप लोग को ओवन ड्राइड सैंड लेना है. ओवन ड्राइड सैंड मतलब आप लोग को 300 ग्राम सैंड लेना है. 300 ग्राम सैंड लेके ओवन में रखना है. ओवन में रखना है 105 डिग्री सेल्सियस पे. कितने पे? याद रखिए ये 105 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10 डिग्री. 105 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10 डिग्री पे आपको 24 आवर्स के लिए रखना है. कितने देर के लिए? 24 आवर्स के लिए रखना है. उससे क्या होगा? उसके अंदर की पूरी मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगी. तो 105 डिग्री ही क्यों? ये माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है. तो IS कोड के अंदर क्या गिवन है कि अगर आप 105 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर सैंड को देंगे तो उसके पार्टिकल बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर एक 105 से कम टेम्परेचर रखोगे तो उसके अंदर का मॉइस्चर कम नहीं होगा पूरा कंप्लीटली. तो आपको क्या करना है?
300 ग्राम सैंड लेकर ओवन में 24 आवर्स के लिए रखना है। सबसे पहले हम लोग इसका इनिशियल वेट ले लेंगे जिसको हम लोग W1 बोलेंगे। सेकेंड, इसमें 300 ग्राम सैंड डालेंगे, फिर उसका वेट ले लेंगे, तो वो हो गया मेरा W2। तीसरा, द रिमेनिंग इज फिल्ड विद वाटर एंड वेट इज नोटेड W3। तीसरे में क्या करना है हम लोग, अब क्या होगा, पहले इनिशियल वेट ले लिए W1, सेकेंड में 300 ग्राम सैंड ले लिए, ओवन ड्राइड सैंड, तो उसका वेट आ गया W2, तो सैंड कुछ यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद हम लोग इसके अंदर वाटर फिल कर रहे हैं। वाटर कहाँ तक फिल करना है, टॉप तक, यहाँ तक फिल करना है वाटर, और उसका वेट लेना है W3। अब इसके अंदर क्या क्या हो गया, वेट क्या आ गया, पिग्नोमीटर क्या आ गया, सैंड का आ गया, प्लस वाटर क्या आ गया। लास्ट वन, एम्प्टी द पिग्नोमीटर एंड फिल इट विथ वाटर अप टू कैप एंड वेट इट से W4। लास्ट में क्या करना है, पूरा एम्प्टी करना है, एम्प्टी करके इसके अंदर पूरा वाटर यहाँ तक फिल करना है, सिर्फ वाटर फिल करना है। देखिए और एक बार बता दूं मैं आपको, गौर से सुनो। सबसे पहले पिग्नोमीटर लो, पिग्नोमीटर का वेट ले लो जिसको हम लोग W1 बोलते हैं। उसके बाद 300 ग्राम सैंड लो, 300 ग्राम सैंड लेके इसमें डालो, उसका वापस से वेट लो, तो वो हो गया आपका W2। उसके बाद रिमेनिंग बचे हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया, पिग्नोमीटर और सैंड है इसके अंदर, तो अभी इतना हिस्सा खाली है ना, इसके अंदर पानी डाल दो, तो इसमें क्या होगा, पिग्नोमीटर के अंदर पानी भी आ गया और सैंड भी आ गया, वो होगा आपका W3। लास्ट में पूरा क्लीन कर दो, क्लीन करने के बाद उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिल करो पानी, वाटर फिल करो टॉप तक, उसके अंदर की सैंड वगैरह सब निकाल दो, वो हो गया आपका W4। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। ये फॉर्मूले से आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल दो। 2.6 टू 2.8 की रेंज है, उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट वन है वाटर एब्जॉर्प्शन। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5%। 5% से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रहा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के अंदर प्रॉब्लम्स होती है। साउंडनेस, दिस रेफर टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट व्हेन सब्जेक्ट टू टेम्परेचर वेरिएशन। साउंडनेस ये वर्ड गया सीमेंट के अंदर, सीमेंट का एक टेस्ट देखे थे क्या, साउंडनेस, तो साउंडनेस उसमें भी यूज हुआ है, यहाँ पे भी साउंडनेस है। साउंडनेस के अंदर क्या होता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एग्रीगेट का टेम्परेचर के हिसाब से जो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो साउंडनेस का, साउंडनेस एग्रीगेट इट इज दैट विच शोज मिनिमम एक्सपांशन और मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन अंडर चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसा टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमारा साउंडनेस कम से कम होना चाहिए, मतलब मेरा एग्रीगेट ज़्यादा कॉम्प्रेस भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए। Next one, surface moisture. Many aggregate have the tendency to attain the moisture which is adsorbed around each particle and give rise the phenomena bulking. क्या होता है कि अगर, 2 मिनट इधर देखिए, ये मेरे सैंड के पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ पे मॉइस्चर या कोई सरफेस आ गया वाटर का तो यहाँ एक फिल्म तैयार हो जाती है मॉइस्चर से पार्टिकल। तो ये फेनोमेना को हम लोग बल्किंग बोलते हैं। बल्किंग इज a phenomena due to which the aggregate swell by absorbing moisture from humid air। क्या होता है, जैसा अभी बताया मैंने, ये आपके सैंड के पार्टिकल मॉइस्चर से, ह्यूमिड एयर से या पानी से, वाटर से, इसके अंदर ये पार्टिकल्स की एक फिल्म तैयार हो जाती है जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता। क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता, इसको हम लोग बल्किंग कहेंगे। ये टेस्ट है, आपको आगे मैं बताऊंगा बल्किंग टेस्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होता है टेस्टिंग के अंदर, तो हम लोग उसके अंदर अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel, like my video, share my video. Thank you.